Hello everyone, welcome to Magnet Brains. I'm Vanya Naren, your IJKAO, that is International GK Olympiad Educationist for grade 9th. आज जो पीछे आप देख पा रहे हैं, ये जो नाम आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे, इंडिया के रिलेशन जिसके साथ आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिस कंट्री के साथ, आपको लगेगा कि इतनी दुनिया में इतनी सारी कंट्रीज़ हैं, रशिया है, चाइना है, पाकिस्तान है, इतनी सारी यूके है, कितनी सारी कंट्रीज़ हैं, उनको छोड़ के आज हम तुर्कमेनिस्तान कहाँ पहुँच गए। तुर्कमेनिस्तान हम इसलिए पहुँचे हैं बच्चों, क्योंकि अगर बात हम सीधी करें तो शॉर्टी नोट सीरीज़ है। शॉर्टी नोट सीरीज़ में कौन सी बातें आती हैं बताओ। शॉर्टी नोट सीरीज़ में हम या तो वो चीज़ें करते हैं जो कि स्टैटिक जीके का हिस्सा हो, या फिर हम कंटेक्सचुअल करते हैं, वो चीज़ें करते हैं जो कि जीके का हिस्सा तो है ही, मतलब उनका बैकग्राउंड स्टडी और बैकग्राउंड चेक तो अपन कर ही लेते हैं, लेकिन कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी चीज़ होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है, कंटेक्सचुअल हैपनिंग होती है करंट अफेयर्स में। ठीक है, तो अब इस बात से, इस बैकग्राउंड से एक चीज़ समझ में आ गई है कि कुछ ना कुछ अभी हाल फिलहाल अभी हुआ है जिसकी वजह से हमें तुर्कमेनिस्तान की इतनी सारी याद आ गई है, और तुर्कमेनिस्तान के ऊपर अपन जिक्र करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। ठीक है, अब शॉर्टी नोट सीरीज़ में जैसे मैंने कहा कि कुछ भी हो, कंट्री है एक बड़ी खासी अच्छी खासी कंट्री है, अपर मिडिल इनकम की कंट्री है, तो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, अपना कुछ एसोसिएशंस भी हैं इनके साथ, बहुत पुराना अपना इनसे वास्ता भी है, तो अपन ये बात कर लेते हैं। और दूसरी बात, इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत इंपॉर्टेंट जो है पार्ट है जीके का, वो कवर होता है। ठीक है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन जो है इंटरनेशनल रिलेशन से बनते हैं। अब इसमें एक और चीज़ आ गई है कि आपको मालूम है आईजीके का एग्जामिनेशन आने वाला है जिसमें कंटेम्प्रेरी चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, जो करंट अफेयर्स है वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ना। तो ये जो चीज़ है अभी हाल फिलहाल अप्रैल की ही बात है, लाइक अभी फरवरी मार्च अप्रैल में अगर आप देखते हैं तो ये बातें डिस्कशन चल रहा था, फरवरी मार्च में चल रहा था, और फाइनली अप्रैल में कुछ जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो तुर्कमेनिस्तान के साथ हमारी साइन हुई है। इस वजह से आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। और अब क्या करना है आगे, आपको मालूम है कि चर्चा हम जब करते हैं तो अपन पूरी कर लेते हैं, है ना। मतलब मैग्नेट ब्रेन्स पे ये तो होता नहीं है कि आपको 4 चीज़ें पढ़ाई उसके बाद आपसे बोला कि बाकी चीज़ें जो है वो रहने दो, अपने आप ही समझना। तो अपन थोड़ा सा बैकग्राउंड स्टडी भी कर लेंगे ताकि अपन को और भी ज़्यादा चीज़ें आसान हो जाए। क्वेश्चन तो कहीं से भी बन सकते हैं, जीके है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है, कोई सिलेबस, कोई बाउंड्री तो अपने पास है नहीं। ठीक है, 100% फ्री चैनल है, पैसा आपको देना नहीं है, कोई पैकेज आपको, सब्सक्रिप्शन आपको लेना नहीं है, बैठ के बढ़िया से पढ़ाई करनी है, तो कोई टेंशन होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो अपन आ जाते हैं फटाफट, अपन बात करते हैं तुर्कमेनिस्तान से भारत के रिलेशनशिप की। ठीक है, अब ये जैसे मैंने कहा कंटेक्सचुअल जीके का टॉपिक है या कंटेक्सचुअल करंट अफेयर्स का टॉपिक है, तो बात हो क्या रही है, बात ये हो रही है कि अपने जो प्रधानमंत्री नहीं, सॉरी, अपने जो प्रेसिडेंट थे, मतलब अभी तो द्रौपदी मुर्मू जी प्रेसिडेंट बन गई हैं, लेकिन इनसे पहले जो अपने प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, रामनाथ कोविंद जी। तो रामनाथ कोविंद जी ने विजिट किया था, कहाँ पे, वो गए थे तुर्कमेनिस्तान, उन्होंने ऑफिशियल विजिट किया था तुर्कमेनिस्तान, जो कि भारत के पहले किसी राष्ट्रपति ने की है। ठीक है, बट इट इज़ द फर्स्ट एवर प्रेसिडेंशियल विजिट टू द स्टेट ऑफ तुर्कमेनिस्तान। तो ये इस वजह से एक तो अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक है। ठीक है, ये चीज़ आपके क्लियर हो गई है कि सबसे पहले अपने आप में यही बहुत ऐतिहासिक है कि भारत के पहले राष्ट्रपति हैं जो तुर्कमेनिस्तान गए हैं। प्रधानमंत्री तो गए हैं, राष्ट्रपति आज तक नहीं गए थे। अब तुर्कमेनिस्तान है कहाँ, पहले ये समझ लो। ठीक है, सेंट्रल एशिया, आप ये समझ लो यूरेशियन कंट्री कहलाती है ये। ठीक है, यूरेशियन कंट्री कहलाती है। अब इसकी लोकेशन अगर अपन समझें तो ये अफगानिस्तान अपना यहाँ दिख गया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि इसके नीचे अपन चले जाएंगे तो पाकिस्तान, उसके और नीचे चले जाएंगे तो इंडिया। मतलब ये आप क्या बोल सकते हैं, कहीं ना कहीं से अपना इमीडिएट नेबर जैसे अपना पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान से भी अपनी बाउंड्री तो शेयर होती ही है लद्दाख में। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है अपने से तुर्कमेनिस्तान, ऊपर की तरफ पड़ते हैं। ठीक है, उज़्बेकिस्तान के पास है, ईरान से बॉर्डर शेयर करते हैं, कजाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई आपको, उनकी जोग्राफिकल लोकेशन समझ में आ गई। यहाँ पे आप समझ लो, इस ये दिख रहा है, पूरा दिख पा रहा है नक्शा, देखो ये जो है ये इंडिया है। ठीक है, ये अपना इंडिया है, ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, और ये आ गया अपन तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, तो ये आ गया तुर्कमेनिस्तान, यहाँ से जो है अपने राष्ट्रपति जो है यहाँ पे गए थे। ठीक है, और वो मिले किससे, वहाँ पे इनकी जो मुलाकात हुई है वो, ये तो खैर प्राइम मिनिस्टर के साथ अपनी फोटोग्राफ है, प्राइम मिनिस्टर के साथ नहीं है, वहाँ पे इनकी बेरदेमुकमेदोव जी से, जो कि वहाँ के प्रीमियर हैं। ठीक है, उनके साथ इनकी मुलाकात हुई है। ये तो अभी जैसे मैंने कहा कि ये पिक्चर पुरानी है। ठीक है, इससे भावुक नहीं होना, ये बात की बात है, ये पहले की बात है। ठीक है, अब बात ये हो रही है कि यहाँ पे क्या हुआ, इस जो विजिट थी ये इंपॉर्टेंट क्यों मानी जा रही है रामनाथ कोविंद जी की, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही साइड के बहुत सारे जो हैं वो मसौदे हुए हैं, बहुत सारे एग्रीमेंट हुए हैं, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट भी हुए हैं। मतलब क्या, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, स्पेशली 4 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुई है। ठीक है,
1994 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुई है, जिसमें अगर आप बात कर सकते हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में है। कौन कौन से क्षेत्र हैं उसमें इंपॉर्टेंट, उसमें एक तो है डिजास्टर मैनेजमेंट का क्षेत्र, एक है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का, कल्चर का और यूथ मैटर्स का। अच्छा, मैं एक और बात बता दूं कि अभी अपन तुर्कमेनिस्तान की भी थोड़ी सी हिस्ट्री समझ लें तो समझने में थोड़ा सा आसान होगा। इसको पीछे देख लेते हैं अपन। तुर्कमेनिस्तान ये समझ गए ना, यहाँ पे इंडिया है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है। जैसे मैंने कहा यूरेशियन कंट्री है, ठीक है। अगर आप इसकी बात करते हैं तो इंडिया के साथ इसका एसोसिएशन बहुत पहले जाता है, क्योंकि तुर्कमेन जो थे, तुर्कमेन मंगोल्स भी कहा करते थे, ठीक है। तुर्कमेन मंगोल्स हुआ करते थे, नोमैडिक ट्राइब होती थी, बेसिकली पर्शिया को बिलोंग करते थे। जब हम आर्केक या पुराने एंशिएंट टाइम की बात कर रहे हैं तब। बाद में ये हुआ कि ये सोवियत यूनियन के संग आ गई थी, सोवियत यूनियन में आ गई थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, सोवियत यूनियन में आई। जब सोवियत यूनियन का विघटन हुआ 1991 में, आपको मालूम है सोवियत यूनियन जो है वो विघटित हो गई। तो उस टाइम पे इसको आप कह सकते हैं फ्रीडम जो मिलने का टाइम था वो आप इनका कह सकते हैं कि वो था 27 अक्टूबर 1991 को ये अपने आप में एज अ फ्री स्टेट इस्टेब्लिश हुए, ठीक है। लेकिन हमारी जो हिस्ट्री है इनके साथ वो काफ़ी पहले चली जाती है। जैसे कि उसका जो बहुत सारे इंडिया में जो चीज़ें निकल के सामने आती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आपको पता चलती हैं। आपको एंशिएंट हिस्ट्री जब अपन स्टडी करते हैं, मिडीवल इंडिया की स्पेशली हिस्ट्री करते हैं अपन स्टडी, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें निकल के सामने आती हैं। 1991 के बाद जब ये इंडिपेंडेंट स्टेट बना तो इंडिया वन ऑफ द अर्लीस्ट कंट्री थी जिसने इसको रिकग्नाइज किया या जिसने इनकी तरफ हाथ बढ़ाया दोस्ती का, ठीक है। अब इसमें 1994 में अगर आप बात कर लेते हैं, 1994 आप कंसिडर कर लीजिए, 1992 से इनके साथ हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, ठीक है। तकरीबन मतलब 30 साल पूरे हो गए, जो अभी हम आगे पढ़ने भी वाले हैं। और 1994 में अगर आप कंसिडर करते हैं तो इनका जो एम्बेसी है वो हमारी जो इनका जो कैपिटल है अशकाबाद, वहाँ पे हमारी एम्बेसी वहाँ पे बन गई थी और इनकी एम्बेसी इंडिया में न्यू दिल्ली में बन गई थी। तो ये समझ में आ गया। इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हाइड्रोकार्बन में ये बहुत ज़्यादा नेचुरल गैस का जो रिसोर्स है इनके पास वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो दे आर वेरी रिच इन नेचुरल गैसेस, नेचुरल, उसमें भी हाइड्रोकार्बन नेचुरल गैस का रिजर्व जो है इनके पास बहुत ज़्यादा है, जो इंडिया के लिए भी बहुत फेवरेबल हो सकता है। और इसी वजह से बाकी कंट्रीज जैसे अब जो सोवियत संघ से अलग हुए तो अभी इनके काफ़ी सारे बायलैटरल नेगोशिएशंस जो हैं वो ईरान के साथ तो हैं ही, उसके अलावा इनके रशिया के साथ भी हैं और अमेरिका के साथ भी हैं। जबकि अमेरिका के साथ पहले संबंध उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन बाद में वो बेटर हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई है। अब अपन आ जाते हैं पॉइंट पे। अब इंडिया तुर्कमेनिस्तान, जैसे मैंने कहा, उसने कमेमोरेटिव पोस्टल स्टैंप जो है वो निकाला है। क्यों किया है? 30 वर्ष जो है एस्टैब्लिशमेंट के ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप। जैसे मैंने कहा कि हमारे दोनों कंट्रीज़ के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप जो है उसको 30 साल का टाइम जो है वो पूरा हो गया है, और इस वजह से हमने पोस्टल स्टैंप जो है वो निकाले हैं इसी के को ऑनर करने के लिए या इसकी यादगार में। समझ गए आप? आगे पढ़ लेते हैं। तुर्कमेनिस्तान से हमारा रिलेशन, जैसे मैंने कहा कि काफ़ी पुराना जाता है। इंडिया का हमेशा से बहुत क्लोज और फ्रेंडली टाई रहा है। हमारी कोई भी हिस्टोरिकल हमें ऐसी कोई चीज़ पता नहीं चलती है, निकल के नहीं आती है कि हम बोले कि हमारी किसी तरह की कोई टकरार आपस में रही है, ठीक है। अगर आप कंट्री की बात करते हैं तो हमारी सेंचुरी ओल्ड कल्चरल और सिविलाइजेशन की लीनिएजेस और लिंकेजेस पाई गई हैं, ऐसा पाया गया है। जो स्टडी की है साइंटिस्ट ने, हिस्टोरियंस ने, उसमें निकल के बात सामने आई है कि हमारी पुरानी जो स्टडी है उसमें हमारी बहुत सारे लिंकेजेस पता चलते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट को इनफैक्ट आप ये भी कह सकते हैं कि साउथ तुर्कमेनिस्तान में अगर वो देखते हैं तो उन्होंने रिवील किए हैं कि हमारे कॉन्टैक्ट थे कैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ भी ये भी बात हुई थी। मतलब ये अभी आर्कियोलॉजिस्ट ने इस बात को पुष्टि की है कि काफ़ी सारी आपको मालूम चलता है। दूसरा आपको पता चलता है कि पर्शिया का, क्योंकि ये पार्ट थे, ठीक है, पर्शिया का ये पार्ट थे, तो इंडिया पे पर्शियन इन्वेजन भी हुआ था काफ़ी पहले। मतलब पर्शियन इन्वेजन, अगर आप एंशिएंट इंडिया की बात करते हैं तब भी इंडिया पे पर्शियन इन्वेजन हुआ था, जिसके बाद ग्रीक इन्वेजन भी हुआ था, राइट है। तो उस टाइम पे भी कई आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि उस टाइम पे भी, उस टाइम से शायद ये हो सकता है कि तुर्कमेनिस्तान के साथ हमारे रिलेशन जो हों वो एस्टैब्लिश्ड हों, ठीक है। अब इसका अगर अपन मिडिल सेंचुरी की बात करते हैं, मिडीवल इंडिया की बात करते हैं, तो उस टाइम पे जैसे मैंने कहा कि तुर्कमेन गेट, बाकी सारी चीज़ें तो चलो आकलन पे हैं, अभी आर्कियोलॉजिस्ट उस पर स्टडी कर रहे हैं,
हिस्टोरियंस उस पर विवेचना कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन एक चीज़ जो सामने आती है निकल के उभर के, वो ये है कि तुर्कमन गेट जो है, जो दिल्ली में है, आपको मालूम है, वो 1650 में ये टेस्टिफाई करता है, कम से कम ये चीज़ जो है इसकी 100% इसकी हमारे पास टेस्टिमनी है कि ये हमारे जो रिलेशंस को एस्टैब्लिश करता है, जो कि तुर्कमेनिस्तान के साथ जाते हैं कम से कम मिडिल सेंचुरी में। तो वी वर 100% टुगेदर एंड वी हैड अ एस्टैब्लिश रिलेशनशिप। इसके बाद जब हम बात करते हैं तो आप एक और बात कह सकते हैं, इसके बाद 1955 में जवाहरलाल नेहरू जो हमारे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने विजिट किया था तुर्कमेनिस्तान को, ठीक है। तो वहाँ से फिर वो जो टाई हैं और ज़्यादा घनिष्ठ हो गए और ज़्यादा गहरे हो गए थे। और फिर तुर्कमेनिस्तान में अभी भी कहा जाता है कि इंडिया का जो बॉलीवुड है ना, वो पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, तुर्कमेनिस्तान में, अफगानिस्तान तो बेचारा वो तालिबान का वो आ गया है तो उसमें आप छोड़ देते हैं, लेकिन पाकिस्तान में, तुर्कमेनिस्तान में बहुत ज़्यादा फेमस है। जो हमारे जो म्यूज़िक है, जो हमारा जो कल्चर है, जो हमारी फिल्में हैं, वहाँ पे बहुत देखी जाती हैं। तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि कल्चरली कम से कम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। अब जैसे मैंने कहा कि 1991 में जब तुर्कमेनिस्तान को इंडिपेंडेंस मिली थी, ठीक है, आप कह सकते हैं कि जब वो अलग होकर एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट इस्टेब्लिश हुआ था, तब हमने इंडिया को सबसे पहले, इंडिया ने उसको एज अ इंडिपेंडेंट स्टेट रिकग्नाइज किया था और इस्टेब्लिश किया था। फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन, जैसे मैंने कहा कि वो 1992 में इस्टेब्लिश हो गए थे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, अगर आप बात करते हैं कंसिडर करने की तुर्कमेनिस्तान को, तो हम इसको एक्सटेंडेड नेबरहुड में भी कंसिडर करते हैं। इनफैक्ट मैंने आपको जब पढ़ाया था तब भी मैंने आपको पढ़ाया था कि तुर्कमेनिस्तान को और उज़्बेकिस्तान को हम एक्सटेंडेड नेबरहुड के तौर पे हमेशा देखते हैं। अब अगर हम एरिया ऑफ एंगेजमेंट देखते हैं तो क्या है, अगर पॉलिटिकल रिलेशंस अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो जैसे मैंने कहा कि इंडिया एंड तुर्कमेनिस्तान के पॉलिटिकल रिलेशंस जो हैं वो वार्म और कॉर्डियल रहे हैं, ये बात हम समझ ही चुके हैं। अगर इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म की बात करते हैं बिटवीन टू गवर्नमेंट, तो नेमली अगर हम फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन की बात करते हैं, FOC की, एंड इंटर गवर्नमेंटल कमीशन IGC की, वो इसको फर्दर इसको बायलैटरल कोऑपरेशंस को मजबूती देते हैं, ठीक है। अब इसमें जब बात करते हैं हम कोऑपरेट अंडर द इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग मैकेनिज्म एज वेल, तो इनके बीच में बात काहे में होती है, इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग मैकेनिज्म भी जो है इसमें काम करता है, ठीक है। और ये जो है कोविंद जी के साथ, इनके साथ मुलाकात हो गई है, ये हैं बेजे मकमटोफ, और ये जो हैं जो पहले वाले जो थे उनके बेटे हैं, ठीक है। तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना, वो जो प्रधानमंत्री के साथ थे, मोदी जी के साथ, वो उनके पिताजी थे, ये उनके बेटे हैं जो कि आज की डेट में प्रेसिडेंट हैं वहाँ के। ओके, नाउ लेट्स गो टू, मतलब ये उनके प्रेसिडेंट हैं, ये हमारे नहीं सॉरी, ये हमारे प्रेसिडेंट थे और ये उनके अभी के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। ओके, अब बढ़ते हैं अपन आगे। अब अपन बात करते हैं किसकी, अपन बात करते हैं ट्रेड एंड कमर्शियल रिलेशंस की। ट्रेड एंड कमर्शियल रिलेशंस जो हैं एक्चुअली अगर आप देखते हैं तो तुर्कमेनिस्तान के साथ हमारे, और दो तुर्कमेनिस्तान जो है वो अपर मिडिल इनकम ग्रुप में आता है अगर कंट्रीज़ की बात करते हैं, लेकिन इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा ट्रेड या बायलैटरल नेगोशिएशंस या रिलेशन उसके साथ नहीं है, मतलब बहुत मिनिमल है। अगर आप कंट्रीज़ की ट्रेडिंग की बात करते हैं तो उसमें मतलब अंडर $30 मिलियन के आसपास की है उसकी, ठीक है, अंडर $30 मिलियन, मतलब बहुत ही मार्जिनल ट्रेड रिलेशंस आप मानेंगे, ऑलराइट। तो आप मान सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा आपसे कि टोटल ट्रेड जो है इंडिया एक साल का, तो 2019-20 का अगर आप देखते हैं तो वो तकरीबन कितना रहा, US डॉलर 29.97 मिलियन, वही 30 मिलियन के आसपास का। और उसके अलावा अगर आप सरप्लस की बात करते हैं रजिस्टर करने की, तो US डॉलर 22.83 मिलियंस का, मतलब टोटल अगर अपन देखें तो बहुत, अगर आप 30-40 मिलियन के आसपास का ट्रेड है तो कोई बहुत ज़्यादा बड़ा ट्रेड नहीं माना जाता, ठीक है। तो बहुत ही माइनर ट्रेडिंग पार्टनर हमारे अभी तक है, और इसी के ऊपर हमने बात की है कि उसको बढ़ाना है, जो बायलैटरल ट्रेडिंग है हमें दोनों कंट्रीज़ के बीच में बढ़ानी है। अब ये मेजर आइटम्स की बात कर लेते हैं कि वो हमसे क्या इंपोर्ट करते हैं और हम उनसे क्या इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो वो हमसे क्या इंपोर्ट करते हैं, हमारा मेजर आइटम्स जो वो हमसे इंपोर्ट करते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, इलेक्ट्रिकल आइटम्स हैं, मशीनरी है, वोवन एपरल्स हैं, फार्मास्यूटिकल है, ये चीज़ें इत्यादि वो हमसे लेते हैं, ठीक है। और वो हमको एक्सपोर्ट क्या करते हैं, क्या चीज़ें हम उनसे लेते हैं, हम उनसे लेते हैं काफ़ी चीज़ें जिसको आप कह सकते हैं, उसमें फर्टिलाइजर्स काफ़ी बड़ा नाम आ जाता है, कॉटन आ जाता है, इनऑर्गेनिक केमिकल्स आ जाते हैं जिसमें आयोडीन वगैरह भी आ जाता है, ठीक है। अब एजुकेशन की अगर हम बात कर लेते हैं तो इंडिया बेसिकली क्या प्रोवाइड करता है, ट्रेनिंग देता है तुर्कमेन नेशनल्स को, किसमें अगर बात करते हैं हम हाईटेक प्रोग्राम्स के अंडर, ठीक है। ये अगर आप इंसेप्शन इसकी बात करते हैं तो ये बात हुई थी 1994 में, जब बेसिकली उनकी जब एम्बेसी हमारे यहाँ बनी थी, उस टाइम से ये जो चीज़ें हैं तब से चालू हुई हैं, ठीक है। 1994 से स्टार्ट हुआ है और अभी तक अगर आप देखते हैं तो 400 तुर्कमेन नेशनल जो हैं वो ट्रेन हो चुके हैं इसमें, ठीक है। तो मतलब हम क्या करते हैं, हम उनके जो पॉपुलेशन है, जो यंग पॉपुलेशन है,
उसको अपने यहाँ बुला के उनको ट्रेनिंग का देने का काम करते हैं। और इन एडिशन इंडिया ऑल्सो प्रोवाइड ICCR स्कॉलरशिप्स भी देती है, जो कि क्या है बेसिकली इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशनशिप्स। तो ये हमारी जो स्कॉलरशिप्स है वो भी तुर्कमेन के जो स्टूडेंट्स हैं, जो नेशनल्स हैं, उनको दी जाती है, ठीक है। और इसमें परस्यू करने के लिए क्या होना चाहिए आपको ग्रेजुएशन का कोर्स आप परस्यू करने आए हो इंडिया, या अगर आप PG कर रहे हो या फिर PhD कर रहे हो, मतलब बेसिकली हायर एजुकेशन में दी जाती है, ठीक है। तो ये हमारी हम जो उनको ग्रांट एक तरह से देते हैं या स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं उसकी बात है। कल्चर की अगर हम बात कर लेते हैं तो 2015 में इंडियन चेयर वाज एस्टैब्लिश्ड इन आज़ादी इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड लैंग्वेजेस अशगाबाद जो है उनका कैपिटल है, जहाँ पे अभी आपको मालूम है प्रेसिडेंट ने विजिट की थी, उससे पहले प्राइम मिनिस्टर ने विजिट की थी। और अगर आपको दिल्ली से अगर आपको ट्रैवल करना है बाय एयर तो आप सबसे पहले कहाँ जाएंगे? अशगाबाद, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली बात हुई है कि इसमें आपको सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे लिए काफ़ी बड़ी थी वो ये था कि चेयर की गई थी, हिंदी को इस्टेब्लिश किया था वर्ल्ड लैंग्वेज में, और वहाँ पे हिंदी पढ़ाई जाती है, ठीक है। वहाँ पे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जो हैं वो हिंदी की शिक्षा भी ग्रहण करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, ठीक है। विश्व हिंदी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है तुर्कमेनिस्तान में हर साल। और इस पर अगर आप बात करते हैं, जैसे मैंने कहा, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी याद रहना चाहिए कि विश्व हिंदी दिवस जो है वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। हिंदी को बहुत ज़्यादा रिकग्निशन है वर्ल्ड लैंग्वेजेस में, इंडिया को बहुत ज़्यादा रिकग्निशन है, हमारी भाषाओं को, हमारी चीज़ों को, हमारी कल्चर, हमारे म्यूज़िक को, गाने को, फिल्मों को बहुत ज़्यादा देखा जाता है, हमारे TV सीरियल, सोप ओपरास, सब कुछ वहाँ पे बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। और तुर्कमेनिस पीपल जो है, तुर्कमेन के जो लोग हैं वो उनको बहुत पसंद भी करते हैं। अब इसी तरह जब हम इंडियन म्यूज़िक की बात करते हैं, वो बहुत स्पेशल प्लेस जो है वो होल्ड करता है तुर्कमेन पीपल के दिल में, ठीक है। इंडियन फिल्म फेस्टिवल जो है वहाँ पे बहुत रेगुलरली होल्ड होते हैं। उसके अलावा अलग अलग शहरों में होते हैं, मतलब सिर्फ एक शहर में अगर हम कैपिटल की बात करें तो ऐसा नहीं है, जो छोटे शहर हैं वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा आप ये कह सकते हैं कि कल्चरल अवेयरनेस है हमें लेके, ठीक है। मतलब दे आर अवेयर ऑफ द इंडियन कल्चर एंड बॉलीवुड एंड सॉन्ग्स एंड एवरीथिंग, और फेस्ट वगैरह वो हमारे लगाते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपसे तो सेंट्रल एशिया का अगर पहला योगा या ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर अगर आप बात करते हैं सेंट्रल एशिया में, तो वो भी अशगाबाद में हुआ था, 2015 में, जुलाई 2015 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको ये मालूम होना चाहिए, अगर आपसे कोई सवाल पूछ लिया जाता है, अगर आ जाता है इस तरह का सवाल कि पहला जो है सेंट्रल एशिया का पहला योगा और मेडिटेटिव सेंटर, जो मेडिसिन सेंटर है ट्रेडिशनल, वो कहाँ खोला गया था, तो आपको मालूम होना चाहिए तुर्कमेनिस्तान में खोला गया था। या आपसे पूछे कि बेसिकली कौन सी कंट्री है जहाँ पे हिंदी दिवस बहुत बड़े स्तर पे मनाया जाता है, तो ये भी आपको पता है कि तुर्कमेनिस्तान में मनाया जाता है, ठीक है। अब कनेक्टिविटी के बीच में हमारे चैलेंजेस क्या हैं ये बता दूं मैं। एक तो सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि इसको तापी बोला जाता है। तापी क्या बोला जाता है? तापी कंट्रीज बोला जाता है, ठीक है। इसमें तापी कंट्रीज का नाम क्यों आता है? इसमें आपने सबसे पहले आ गया आपका तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान आ गया, या आपका आ गया अफगानिस्तान, या आ गया आपका पाकिस्तान, और या आ गया आपका इंडिया, ठीक है। तो ये तापी जो है इसमें एक्चुअली गैस पाइपलाइन की भी बात हुई है, काफ़ी सारी बात हो रही है, जिसमें आपको ये कहा जा रहा है कि सेंट्रल एशिया से जो गैस पाइपलाइन है वो कहाँ से गुजरेगी, मतलब आप क्वेटा से होते हुए, कंधार से होते हुए कहाँ आएगी, इंडिया तक पहुँचेगी, वो ये बात हो रही है, ठीक है। इस पर बहुत सारी चर्चा है, मतलब ये काफ़ी बड़ी जिसको आप कहते हैं कि बहुत इनोवेटिव के अलावा नहीं, आप मैं क्या कहूँगी इसको, बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट के तौर पे आप समझ सकते हैं। इनको तापी कंट्रीज़ भी कहा जाता है, ठीक है, TAPI, तापी कंट्रीज़ भी कहा जाता है। अब इसमें जो सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि इंडिया के लिए हमने इनको काफ़ी सारे ग्रांट भी दिए हैं, मतलब तकरीबन हमने सेंट्रल एशिया को अभी जो ग्रांट की बात की गई थी, तो हमने, हमारे मिनिस्टर साहब ने इस बात की पुष्टि की है कि तकरीबन हमने $1 बिलियन का ग्रांट जो है वो दिया है, उसमें से तुर्कमेनिस्तान भी आता है, ठीक है। हम जैसे मैंने जो आपसे कहा कि ये इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आएगी जो अभी हम बात करते हैं एक पोर्ट की, जो कि ईरानियन पोर्ट है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा, शहबहार पोर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इंडिया बहुत ज़्यादा उस पर फोकस कर रहा है। आपको मालूम है इंडिया के जो बड़े बड़े बिलियनर्स हैं, मतलब अडानी की भी अगर हम बात करते हैं ना, गौतम अडानी आज की डेट में बहुत बड़ा नाम है, वो इंडिया में तो एयरपोर्ट्स वगैरह का आपको मालूम है कि चल ही रहा है उनका, वो ले ही रहे हैं, कर ही रहे हैं, जो आपका प्राइवेटाइजेशन के काम हो रहा है, लेकिन वो जो वहाँ का जो पोर्ट है, ईरानियन पोर्ट है, उसके ऊपर बहुत बात कर रहे हैं। वो एयरपोर्ट नहीं है, ठीक है, वो एयरपोर्ट नहीं है, वो कैस्पियन सी और ईरानियन सी और उसकी बात हो रही है, बहुत बड़ा पोर्ट माना जा रहा है, लेकिन उसकी बहुत इंपॉर्टेंस मानी जा रही है कि उसको अगर शाहबहार पोर्ट किसी को मिल जाएगा
जाएगा तो उसके लिए आपका एक तरह से आप कह सकते हैं लॉजिस्टिक्स या कार्गो मूवमेंट बहुत ज़्यादा आपका ईजी हो जाएगा, फ्रेट मूवमेंट बहुत ईजी हो जाएगा। खैर अभी हम बात कर रहे हैं चैलेंजेस की जो कि तुर्कमेनिस्तान रिलेशन में है। तो पहली बात हो रही है एडवर्स जोग्राफिकल टेरेन है, क्योंकि बात हो रही है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे है, क्योंकि पाकिस्तान के उसमें आता है तो उसमें दिक्कत क्या हो जाती है कि वहाँ पे इंडो पाकिस्तान उसकी जो जोग्राफिकल लोकेशन है वो हमसे थोड़ी दूर है, मतलब वो हमारा इमीडिएट नेबर नहीं है, पाकिस्तान अफगानिस्तान फिर तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। तो उसको अगर वहाँ से अगर आप बात करते हैं जोग्राफिकल की तो एक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है, मतलब आपको पूरा पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का हिस्सा क्रॉस करके आप तुर्कमेनिस्तान जाएंगे। तो पहले तो सिर्फ पाकिस्तान प्रॉब्लमेटिक था, ठीक है, क्योंकि हमारी आपको मालूम है दुश्मन मुल्क वाली चीज़ आ जाती है पाकिस्तान में। अब अफगानिस्तान भी हो गया क्योंकि तालिबान का वहाँ पे पूरा राज हो गया है, ठीक है। तो आपको जोग्राफिकल जो डिस्टेंस है, जोग्राफिकल जो प्रॉब्लम है वो अपनी जगह पे है। उसमें जब आप बात करते हैं इंडो पाक बॉर्डर डायनेमिक ग्रेटली इम्पीड कनेक्टिविटी देयर बाय कर्बिंग ग्रेटर इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड द रीजन। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जाहिर सी बात है जब वो बीच में आ रहे हैं तो इतना स्विफ्ट इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस या इतने स्विफ्ट जो हैं वो रिलेशंस नहीं बन सकते, मतलब आपको एक बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक कोऑपरेशन में आपको दिक्कत आती है। अगर आप बात करते हैं, अगर आप जैसे मैंने कहा कि प्लान कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा सीरियस फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी चैलेंजेस फेस कर रही है, क्योंकि क्या हो रहा है बेसिकली अगर आप डिप्लोमैट की बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ी बात वही हो रही है कि इसमें अभी बहुत सारी चीज़ें, जब इसको पहली बार कंसीव किया गया था इस प्रोजेक्ट को तब वो बहुत अलग लेवल पे था, जब चीज़ें बहुत अलग अलग थी, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में डायनेमिज्म बहुत अलग थे, समीकरण बहुत अलग थे। अभी जब से तालिबान वाला फंडा आया है तब से चीज़ें बहुत अलग हो गई हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ है, जैसे तापी प्रोजेक्ट, जैसे मैंने आपको बोला तापी प्रोजेक्ट है ना, तापी प्रोजेक्ट मतलब कौन सा है, वो तापी प्रोजेक्ट मतलब वो पाइपलाइन वाला प्रोजेक्ट ही है, ठीक है। तो ये जैसे बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट माना जा रहा था और इससे बहुत फ़ायदा होता इंडिया को भी, और बाकी सारे जो आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो जाती, एनर्जी सिक्योरिटी भी आपकी होती, लेकिन उसमें बहुत सारे अभी दिक्कतें हैं, ठीक है। अनरियलाइज्ड ट्रेड पोटेंशियल, अब सबसे बड़ी बात यह है बायलैटरल ट्रेड इज फार बिलो इट्स पोटेंशियल। क्यों है ये, क्योंकि आप जैसे यहाँ पे आप फोटोग्राफ देख पा रहे हैं तो इसी से आप समझ गए होंगे कि सबसे बड़ा कारण क्या हो रहा है आज की डेट में, क्योंकि आज की डेट में अगर आप देखें तो बहुत अच्छे नेगोशिएशंस हो सकते हैं, बहुत बढ़िया बायलैटरल टाइज हो सकते हैं, बहुत अच्छा पोटेंशियल भी है, उनके पास रिसोर्सेज भी हैं, हम उसको ले भी सकते हैं, हमारे लिए आसान भी पड़ेंगे, सस्ते भी पड़ेंगे, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी पूरी होगी, उनके डेवलपमेंट में हम उनका सहयोग दे सकते हैं, सब कुछ है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है, फिजिकल बैरियर्स हमारे पास बहुत बड़े हैं, ठीक है। इसमें आप एक बात कर सकते हैं क्योंकि पॉलिटिकल फ्रेजिलिटी की बात आ जाती है, इसके अलावा ट्रेड रेगुलरिटी के हिंड्रेंसेस में बात आ जाती है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जोग्राफिकल लोकेशन उनकी कैसी है, तो वहाँ पे हमारे लिए फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड होना मुश्किल होता है या संभव नहीं हो पा रहा है, ठीक है। सिक्योरिटी चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। सिक्योरिटी चैलेंजेस क्यों आ गए हैं, क्योंकि उसमें इंटरनेशनल टेररिज्म आ जाता है। आपको मालूम है व्हेन वी आर डीलिंग विद टू स्टेट्स जो कितने ज़्यादा अभी इंटरनेशनल टेररिज्म में लिप्त हैं। अगर आप पाकिस्तान की बात करते हैं तो ऑफकोर्स आई एम नॉट ट्राइंग टू मेक एन स्टेटमेंट ओवर हियर, बट इट इज़ अ फैक्ट, इट इज़ फॉर द गिवन फैक्ट कि पाकिस्तान में टेररिज्म के, आपको मालूम है कि टेररिज्म के हाइड आउट जो पॉइंट्स थे, जो हाइड आउट पॉइंट्स थे वो थे, बेस थे, सब कुछ था, ये आप जानते हैं। टेररिज्म की नर्सरी के तौर पे पाकिस्तान को प्रोपोगेट किया जाता था पूरे वर्ल्ड में, ये भी आप जानते हैं। अफगानिस्तान तो अब हम बिल्कुल छोड़ ही दें जब तालिबान के राज के बाद से, ठीक है। तो सिक्योरिटी चैलेंजेस बहुत बड़े हो गए, इंटरनेशनल टेररिज्म का जो है वो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इसका कारण बढ़ सकता है, जो ट्रेड की वजह से रूट खुलेगा, जाहिर सी बात है तो लोगों की जो आवाजाही है वो बढ़ेगी, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को इससे बहुत ज़्यादा बल मिल जाएगा और थोड़ी सी वल्नरेबल सिचुएशन में इंडिया और हम लोग आ जाएंगे, ठीक है। एक्सट्रीमिज्म बहुत ज़्यादा है, रेडिकलाइजेशन ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा है, इलीगल माइग्रेशन की समस्याएं अपने आप में है, ट्रैफिकिंग किस तरह की हो सकती है, मतलब जो आप नॉर्मल इकोनॉमिक कॉरिडोर अगर आप खोलते हैं और आप यूज़ करेंगे उसको इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए, तो उससे ज़्यादा वो काहे के लिए हो सकते हैं, वो गलत अवैध जो गतिविधियां हैं उनके लिए भी यूज़ की जा सकती है। मतलब उस पर नारकोटिक ड्रग्स की ट्रैफिकिंग से लेके आप क्या बात कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं साइकोट्रोपिक ड्रग्स से लेके, आप सब्सटेंसेस से लेके ट्रांजिशनल अगर आप बात करते हैं तो बेसिकली ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए वो एक बहुत बड़ी जो है वो जगह बन सकती है, बहुत बड़ा, जिसको आप कहते हैं ना कि वो पेंडोरा बॉक्स ओपन होने जैसी भी चीज़ हो सकती है। अगर उसमें सिक्योरिटी चेक ढंग का नहीं रखा तो एक बहुत बड़ी मुसीबत को आप जो है दावत दे सकते हैं। इस वजह से आज तक जो है वो लोग जो हैं उतना चाहते हुए भी उतना हम बायलैटरल नेगोशिएशन नहीं कर सकते हैं या नहीं कर पाए हैं।
आगे का अगर अपन रास्ता देखने की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी बातें होती हैं, जैसे मैंने बोला कि स्ट्रेंथनिंग कनेक्टिविटी। तुर्कमेनिस्तान की अगर हम कन्वे की बात करते हैं, रेडनेस टू जॉइन द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर इंस्टेक, एंड जिसके मेंबर अपन भी हैं वो भी हैं, उसमें बात हो रही है। इसमें क्या प्रपोज किया गया है? इसमें प्रपोज किया गया है कि कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान रेलवे लाइन जो है कॉरिडोर, वो लिंक किया जाए, लिंक्ड कॉरिडोर हो इंस्टेट के, और उसको स्ट्रीमलाइन मूवमेंट किया जा सके उसमें ऑफ गुड्स बिटवीन तुर्कमेनिस्तान एंड इंडिया एंड बियॉन्ड। मतलब आप क्या बात कर रहे हैं? आप बेसिकली ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, जो कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज से आते हुए आपके कहाँ जाएंगे? इंडिया तक जाएंगे, राइट। सो वी आर ट्राइंग टू, हम एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कॉन्टैक्ट, जो कि हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज से कर रहे हैं। सो दिस इज वन ऑफ द स्टेप्स इन दैट लाइन। अब इसमें हम जब बात करते हैं तो जैसे आपको मालूम है, ड्यूरिंग रिसेंट मीट Turkmenistan has agreed to examine India's proposal of ensuring integrity, safety and security of the project by integrating the business principles and various agreements pertaining to Tapi gas pipeline project। अब आपको जैसे मालूम है कि तापी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट होता क्या है, गैस जैसे मैंने आपसे डिस्कशन किया इसके ऊपर अगर हम बात करते हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा मीडिया ने एक्चुअली बहुत मुखातब था हमारे प्रेसिडेंट से, और इसके ऊपर काफ़ी सारे डिस्कशन भी हुए कि ये जो गए हैं प्रेसिडेंशियल जो विजिट है उसमें तापी के ऊपर क्या बात होगी। तापी पाइपलाइन क्योंकि बहुत, जैसे मैंने कहा कि बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट था लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किलों में अटका हुआ है, राइट। तो उस पर जब बात हुई तो प्रेसिडेंट ने तो उसका रिप्लाई उतना ज़्यादा क्लियरली नहीं दिया, लेकिन संजय वर्मा जी जो हैं, संजय वर्मा, अब आप पूछेंगे कौन है, तो सेक्रेटरी हैं वेस्ट के अपने जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, उन्होंने इस पर जवाब दिया और उन्होंने कहा कि एक्चुअली आपको मालूम है तापी गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट जो है वो बहुत ही क्रूशल प्रोजेक्ट है उसके साथ, लेकिन उसमें बहुत सारे सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हैं, बिकॉज यू अंडरस्टैंडिंग द जोग्राफिकल लोकेशन, वी हैव डिफिकल्ट नेबर्स, दिस इज व्हाट ही सेड, राइट, दैट वी हैव डिफिकल्ट नेबर्स। सो जोग्राफिकली अगर आप देखते हैं तुर्कमेनिस्तान की जो लोकेशन है और इंडिया की जहां पे लोकेशन है, तो बीच का जो रास्ता है ना बहुत कठिन है, डगर पनघटकी वाला हिसाब है उसमें, ठीक है। तो व्हाट ही सेड इज कि इसमें हम देख रहे हैं कि क्या टैक्टिकल ऑप्शंस हमारे हो सकते हैं, या अगर हम उसको चलाना चाहते हैं तो हम किस तरह से उसको वर्कआउट कर सकते हैं, बिकॉज अभी उसमें बहुत सारी दिक्कतें और परेशानियां पेश आएंगी। पहली बात तो पैसा बहुत ज़्यादा लगेगा, फंड्स, और दूसरी बात सिक्योरिटी को लेकर उसकी बहुत कंसर्न्स है। अगर आपने बना भी दिया तो यू कैन नॉट रियली से कि वो सिक्योर्ड रहेगा उतना। तो इन सब चीज़ों को देख के अभी बहुत सारी चीज़ें जो हैं अभी पाइपलाइन में हैं, राइट। अब इसमें क्या हुआ है, तुर्कमेनिस्तान ने किस बात के लिए और अग्री किया है, जब एग्जामिन किया गया उसने कहा कि हम आपका जो प्रपोजल है, इंडिया का जो प्रपोजल है उस पर बात करेंगे, जिसमें हम सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ साथ हम इंटेग्रिटी का जो प्रिंसिपल है जो इंडिया ने प्रपोज किया है कि द प्रिंसिपल ऑफ इंटेग्रिटी, वो भी हम अपने बिजनेस प्रिंसिपल का हिस्सा बनाएंगे व्हाइल वी आर डिस्कसिंग ऑल द बिजनेस मॉडल्स, ठीक है। अब इसमें अगर हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो प्रेसिडेंट कोविंद ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की है। बायलैटरल नेगोशिएशंस उसमें से एक हैं। उसके अलावा आपको मालूम है कोविड-19 महामारी के बाद से जो बिल्टअप करने की बात होती है, जो आप एक बिल्टअप करने की रिलेशन, म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिलेशन बिल्टअप करने की बात होती है, या लोगों की जो बात होती है, सिटीजन्स के बारे में अगर आप बात करते हैं तो जो लोग हैं यहाँ पे और वहाँ पे दोनों ही तरह की जो इकोनॉमीज हैं उनको साथ में मिलकर बिल्टअप करने की बात हुई है। तो उसमें आप कह सकते हैं कि हर तरह की एक तरह की आप कह सकते हैं कि सिम्बायोटिक फ्रेंडशिप की बात हुई है कि आपका हमसे, हमारा आपसे, जो भी हम एक दूसरे का मदद कर सकते हैं फॉर द हेल्पिंग ऑफ द इकोनॉमी एंड द वेलफेयर ऑफ द पीपल, हम वो करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा जैसे मैंने आपसे कहा कि तापी की बात तो हुई है, बायलैटरल नेगोशिएशंस की बात हुई है, पर ये बात भी हुई है कि सिर्फ बिजनेस मॉडल्स के अलावा हमें इसको और आगे बढ़ाना है, ठीक है। इसके बारे में भी बात हुई है कि जो रिलेशंस हैं हमारे उसमें इट इज़ लाइक यू आर गोइंग बैक, इट इज़ व्हाट संजय वर्मा जी ऑल्सो सेड, इट इज़ लाइक द प्रेसिडेंट्स विजिट कुड बी सीन के हम वी आर ट्राइंग टू, जो प्रेसिडेंट की विजिट है आप इसको इस तरह से देख सकते हैं दैट इंडिया इज ट्राइंग टू रीइंस्टेट इट्स से ऑन दी तापी पाइपलाइन, मतलब हमारा जो स्टैंड है हम उसको फिर से रीइंस्टेट कर सकते हैं थ्रू द प्रेसिडेंट्स विजिट, राइट। आप उसको एक तरह से कह सकते हैं कि हम अपनी जगह जो है या हमारा जो कमांड है या हमारी जो स्टैंड है उस पॉइंट पे हम आपको साफ कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो नेगोशिएशंस हुए हैं वो एनवायरमेंटल को लेके हुए हैं। बात ये हुई है कि जो भी एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं उसको मिलकर हमें साथ में एड्रेस कैसे करना है। उसके अलावा स्पेस को लेके भी कुछ जो है वो समझौते हुए हैं, जिसमें बात की गई है कि स्पेस को हमें कैसे, आप कह सकते हैं न्यूट्रल स्पेस को हमें कैसे यूज करना है, ये स्पेस को हमें किस तरह से आगे बढ़ाना है। उसके अलावा एक और जो बात डिस्कशन हुई है वो ये है कि आप बात कर सकते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट हुई है, जिसमें प्रेसिडेंट ने शाहबहार पोर्ट के बारे में बात की है, सॉरी एयरपोर्ट नहीं, पोर्ट के बारे में बात की है, जो कि इंडिया में जो कि ईरानियन पोर्ट है जो कि इंडिया ने डेवलप किया है, राइट। तो उसकी जो इंपॉर्टेंस है हमारे लिए वो बहुत ज्यादा है। मतलब अगर आप देखते हैं शाहबहार पोर्ट की, तो उसमें जैसे मैंने कहा कि बहुत बड़ी बड़ी इंडियन कंपनीज जो है वो बिड कर रही थी, वो सब कुछ है
अपनी जगह पे। उसके अलावा और भी ईरान में अभी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स और आ रहे हैं जिसमें इंडियन कंपनीज आर वेरी मच इंटरेस्टेड टू बिड इन, राइट, क्योंकि आपको लगता है कि वो आपकी जो इकोनॉमी है उसके लिए आपको भी ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होगी, और जो पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं उनके लिए अपने आप में जो उनका फायदा है वो तो है ही, राइट। शाहबहार पोर्ट को उन्होंने इसलिए कहा है कि आप एक तरह से कह सकते हैं कि अगर शाहबहार पोर्ट जो है वो ऐसी जगह पे लोकेटेड है कि कैस्पियन सी के आसपास के जो पोर्ट्स वगैरह हैं, जो कैस्पियन सी पे जो पोर्ट्स हैं वो भी इंडिया के लिए खुल जाएंगे जब आपको बायलैटरल ट्रेडिंग की बात होगी या बायलैटरल शिपिंग की बात होगी। या आपको मालूम है कि जब आप इंटरनेशनल, जब आप सेंट्रल एशिया से या आप बात कर रहे हैं कि वहाँ से अगर आप बड़े बड़े कार्गो मूवमेंट जो हैं वो थोड़े से आसान हो जाएंगे भारत के लिए, और आपको मालूम है कि हमारा उसमें बहुत जो पैसा है, हमारा जो पैसा कार्गो मूवमेंट में लगता है उसमें बहुत बड़ा अमाउंट हम बचा सकते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी क्रूशल, उसके ऊपर भी डिस्कशन हुआ है। इसके बाद जब हम बात करते हैं इंक्रीजिंग कोऑपरेशन इन वेरियस सेक्टर्स, तो हमने किस किस बारे में वेरियस सेक्टर्स जो भी हैं जिनके ऊपर हमने बात की है। पहली बात तो हमने सबसे पहले आपसे मैंने कही कि एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर हमने बात की है, बायलैटरल नेगोशिएशंस की हमने बात की है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोकार्बन में उनके पास नेचुरल गैसेस का बहुत बड़ा भंडार है, राइट। तो एनर्जी सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा हो जाती है जब हम तुर्कमेनिस्तान से बात करते हैं। पेट्रोकेमिकल की बात की है, ट्रांसपोर्ट की बात हुई है। ट्रांसपोर्ट जैसे मैंने आपको शाहबहार पोर्ट का भी आपको बताया कि अगर वो जिस तरह से हम उसको चाह रहे हैं, इफ यू आर एबल टू वर्क इट थ्रू दैट वेज, तो हमारा जो कार्गो मूवमेंट है इंडिया का वो बहुत ज़्यादा स्विफ्ट भी हो जाएगा और कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाएगा। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। कम्युनिकेशन, इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी की बात हुई है। टेक्सटाइल, लेदर एंड फुटवेयर, केमिकल, फार्मास्यूटिकल, रिन्यूएबल एनर्जी एटसेट्रा होल्ड ह्यूज पोटेंशियल फॉर ग्रेटर कोऑपरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज। और सबसे बड़ी बात ये हुई है कि जो बहुत मिनिमल हमारा अभी बायलैटरल ट्रेड है, मतलब बायलैटरल ट्रेड मतलब जो हमारे यहाँ जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो दर है वो बहुत मिनिमम है, मतलब मिनिमम इन द सेंस हमारा जो बिजनेस हम आपस में करते हैं वो बहुत मिनिमल है अगर हम कंट्रीज की बात करते हैं तो, राइट। तो उसको हमें बढ़ाना है, हमें आपसी जो बेसिकली बिजनेस है वी हैव टू अर्न मोर, हमें जो इंटरनल ट्रेडिंग है, अपनी इंटरनेशनल ट्रेडिंग है बिटवीन टू कंट्रीज, हमें वो उसका दर बढ़ाना है, ठीक है। तुर्कमेनिस्तान का अगर हम बात करते हैं, हैज एक्सप्रेस्ड इंटरेस्ट इन स्टडीइंग द पॉसिबिलिटी ऑफ जॉइनिंग द इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस एंड कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो तुर्कमेनिस्तान ने क्या इंटरेस्ट जताया है भारत में? इंटरेस्ट जताया है कि आपको क्या करना है, पॉसिबिलिटी देखनी है आपको ज्वाइनिंग द इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, ISA की और CDRI की, ठीक है। इनमें उसने खासा इंटरेस्ट अलग से जताया है। जैसे मैंने आपको कहा था कि क्रेडिट दिया गया है $1 बिलियन का, $1 बिलियन का, तो उस पर भी बातचीत हुई है, चर्चा हुई है। Strengthening ties at geopolitical level, given the broad consensus between two countries on the regional and global geopolitical and economic issues, cooperation should be strengthened through enhanced interaction in the United Nations and other regional and international organizations। तो इसमें एक और बात हुई है कि आपको मालूम है क्योंकि जो एरिया है सेंट्रल एशिया का वो बहुत क्रूशल है। अगर आप इंडिया की बात करते हैं, अगर वी वांट टू एस्टैब्लिश अ गुड रिलेशनशिप विद द वर्ल्ड आउटसाइड, विद द वर्ल्ड ऑन आवर वेस्ट, तो एक जो लिंक है वो या तो अफ्रीका के थ्रू होता है या फिर आपको सेंट्रल एशिया के थ्रू होता है, राइट। तो उसमें आपको बात की गई है। दूसरी बात ये की गई है कि तुर्कमेनिस्तान ने बैक किया है इंडिया के डिसीजन को, इंडिया की जो एक स्टैंड था जब हमने बात की थी कि यूएन को जो यूएन रिकंसाइल करने की बात कर रहा था या रीस्टडी करने की बात कर रहा था, जो मैंने कहा था कि उसने फिर वापस रोल आउट कर लिया था, रोल बैक कर लिया था अपना प्लान, जिसमें वो जो यूएन परमानेंट सीट, सिक्योरिटी काउंसिल की जो परमानेंट सीट्स हैं उनके ऊपर डिस्कशन होने वाला था, या उनके ऊपर आप कह सकते हैं कि एक तरह से अवलोकन होने वाला था उसका, उसको रोल बैक कर लिया है। तो हमने उसको क्रिटिसाइज किया था, राइट। तो तुर्कमेनिस्तान को ने उस चीज़ को बैक किया है, और ऑल्सो तुर्कमेनिस्तान ने हमारी सराहना की है फॉर द रोल दैट वी प्लेड इन द UNSC, राइट। और उसके बाद हमारी परमानेंट मेंबरशिप के लिए तुर्कमेनिस्तान इज वन ऑफ द कंट्रीज जो बैक करती है इंडिया को कि इंडिया को UNSC में परमानेंट सीट मिलनी चाहिए, राइट। सो दे आर ऑल्सो द काइंड ऑफ अ बैकिंग सपोर्ट टू इंडिया इन अ वे कि जब इंटरनेशनल काउंसिल्स की बात होती है या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात होती है, उसी तरह हम इनको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में वी एक्सटेंड आवर सपोर्ट टू देम एंड वी से दैट यू नो द कंट्री लाइक इंडिया और द बिग कंट्री लाइक इंडिया इज स्टैंडिंग विद तुर्कमेनिस्तान, सो दैट इज अ बिग थिंग फॉर देम ऑल्सो। तो ये आप बात कर सकते हैं कि हम क्या करते हैं, दोनों कंट्री रीजनल ग्लोबल जियो पॉलिटिकल लेवल पे, इकोनॉमिक इशूज के लेवल पे एक दूसरे से कोऑपरेट करती हैं, संधियां जहां होती हैं वहां पे एक दूसरे के साथ खड़ी होती हैं, राइट। और इंटरेक्शन जो है इसकी बात की है कि आपको जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन या बड़े बड़े लेवल्स होते हैं जहां पे ट्रीटीज होती हैं या फिर आप कह सकते हैं कि जो समिट्स होते हैं, वहां पे वी सपोर्ट ईच अदर एंड वी स्टैंड फॉर ईच अदर ऑन द इंटरनेशनल एंड रीजनल फोरम्स व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट।
सिग्निफिकेंस क्या है तुर्कमेनिस्तान की, अगेन आप समझ लीजिए कि तुर्कमेनिस्तान, अभी अपन ने बहुत सारा डिस्कशन कर लिया है, तो आप ये समझ चुके हैं कि बहुत स्ट्रैटेजिकली प्लेस्ड है सेंट्रल एशिया में, ठीक है। जैसे मैंने इसका नक्शा आपको समझाया था कि अफगानिस्तान के जस्ट ऊपर पड़ता है, उज़्बेकिस्तान और ईरान से अपना जो बॉर्डर है वो शेयर करता है, ठीक है। अगर आप बात करते हैं तो सेंट्रल एशिया में पहुंचने की या सेंट्रल एशिया तक जाने की इंडिया की सबसे अच्छी लिंक अगर आप बात करते हैं तो तुर्कमेनिस्तान है। और कहाँ पे पड़ता है? कैस्पियन रीजन में। तो कैस्पियन रीजन आपको मालूम है कि कैस्पियन सी, तो ये जो पोर्ट है वो भी आपके लिए बहुत कारगर या बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो जाता है। जैसे मैंने कहा कि शाबाहार एयरपोर्ट की, शाबाहार एयरपोर्ट ही बार बार निकल रहा है मेरे मुंह से आजकल, एक्चुअली शाबाहार पोर्ट की बात कर रहे हैं हम। पोर्ट्स आजकल हमारे दिमाग में इतना बैठ गया ना कि शिपिंग पोर्ट्स वगैरह तो हमारे दिमाग में ही आते हैं, हमारे दिमाग में एयरपोर्ट ही आते हैं, तो बार बार वही निकल रहा है। तो शाबाहार पोर्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और अगर हम कैस्पियन सी पे जो पोर्ट्स हैं उनसे अगर हम करना चाहते हैं कोई भी ट्रेड, उनके साथ हम करना चाहते हैं, हम कार्गो मूवमेंट जैसा मैं बार बार बोल रही हूँ करना चाहते हैं, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुर्कमेनिस्तान से हमारे रिलेशन जो है वो एस्टैब्लिश्ड रहें, ठीक है। अगर हम बात करते हैं पॉलिटिकल सिनेरियो की, तो सपोर्ट इंडियाज परमानेंट मेंबरशिप इन द रिफॉर्म्ड एंड एक्सपेंडेड यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, ये मैंने आपको बोल ही दिया, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इंडियाज इनिशिएटिव एज अ नॉन परमानेंट मेंबर, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है इसको 21-22 के लिए, ठीक है। सो दे आर इन सपोर्ट ऑफ अस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो हमारे साथ हैं, क्योंकि पॉलिटिकल एरिना में क्या होता है कि आपको बहुत बैकिंग की ज़रूरत होती है। नोबडी कैन सस्टेन द पॉलिटिकल एरिना अलोन, राइट। इंटरनेशनल रिलेशंस में जब हम बात करते हैं तो हर कंट्री की अपनी अपनी एंटिटी है, लेकिन कोई भी अपने आप में इतना सक्षम नहीं है, चाहे वो बड़ी से बड़ी कंट्री हो, छोटी से छोटी कंट्री हो, कोई इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सके। बहुत अब कुछ अजीब ही टाइप के लोग हैं, जैसे वो आप बात कर लीजिए तो उनकी अगर आप नेगोशिएशंस की बात करते हैं, जैसे नॉर्थ कोरिया हो गया, नॉर्थ कोरिया जो हो गया बहुत ही सनकी तानाशाह है वहाँ का, राइट। वो बहुत उसके अजीब से उसके फंडे चलते हैं कि उसके जो सिटीजन्स हैं वो कंट्री नहीं छोड़ सकते, फलाना नहीं कर सकते, फोटोग्राफ नहीं ले सकते, कोई चीज़ बाहर की नहीं हो सकती, कोई अगर टूरिस्ट आया है तो उसके पीछे 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 लोग घूमेंगे, असेस नहीं कर सकते, स्पाई किया जाएगा, दुनिया भर के वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप उसके बाद भी बात करते हैं किम जोंग की, तो उसकी भी आपने फोटोग्राफ देखी होंगी कि वो व्लादिमीर पुतिन से मिल रहा है, वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी बैठ के ड्रिंक कर रहा है, तो बहुत सारी जो उसकी फोटोज़ हैं मीडिया में वो आती हैं। तो भी आप कह लीजिए कि भले ही ये कह लें कि हमारी कंट्री जो है हमको किसी की ज़रूरत नहीं है, बट दैट इज़ इम्पॉसिबल इन टुडेज वर्ल्ड एंड टाइम्स। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप कोई भी कंट्री क्यों ना हो उसको आपसी सहयोग से ही आगे बढ़ सकते हो। नोबडी इज़ कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, राइट। आप चाइना की भी बात कर लीजिए तो चाइना भी डिपेंडेंट है बाकी कंट्रीज़ के ऊपर, राइट। अब वो डिपेंडेंसी का लेवल ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आपको आपके साथ खड़े होने वाले लोग चाहिए होते हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। नाउ तुर्कमेनिस्तान के अगर हम इकोनॉमिक्स के लिहाज से बात कर लेते हैं तो तुर्कमेनिस्तान में गैस रिजर्व, जैसे मैंने कहा कि बहुत हाई हैं, आर एस्टिमेटेड टू बी द वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट, रिप्रेजेंटिंग अबाउट 10% ऑफ द ग्लोबल रिजर्व्स। और ये कारण है कि इसके कारण आपको मालूम है कि यूएस ने जब यूएसएसआर के साथ इसका विघटन हुआ तो उसके बाद भी यूएस उस टाइम तक तो बहुत ज़्यादा उसमें था, राइट। बाद में जब विघटन हुआ तो यूएस ने बहुत फटाफट इनके साथ संधियाँ की हैं और यूएस इज ऑन द गुड बुक्स, यूएस वांटेड टू बी ऑन द गुड बुक्स। आपको मालूम है कि किसी भी तरह की दुश्मनी वो तुर्कमेनिस्तान के साथ नहीं चाहता था, एक कॉर्डियल रिलेशन चाहता था, बिकॉज एंड द रीजन फॉर दैट इज ऑफ कोर्स ऑफ द ऑयल रिजर्व्स, राइट। ऑयल रिजर्व्स बहुत ज़्यादा है। गैस रिजर्व्स की अगर आप बात करते हैं तो आप सोच लीजिए कितनी छोटी सी कंट्री में वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट गैस रिजर्व है, जो कि रिप्रेजेंट करता है 10% जो कि टोटल ऑफ दी ग्लोबल गैस रिजर्व, तो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप बात करते हैं कि वो पेट्रोलियम में रिच है, सल्फर में रिच है, आयोडीन, सॉल्ट, बेंटोनाइट, क्लेज, लाइमस्टोन, सो यू नो कि वो नेचुरल रिसोर्सेज में बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अपने आप में सक्षम है, राइट। सो this is why the countries want to establish trade relations with them. मेजर इनिशिएटिव क्या है? मेजर इनिशिएटिव एक बार हम समझ लेते हैं। मेजर इनिशिएटिव हालांकि हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं, एक बार और समझ लेते हैं कि कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी, ठीक है। इसमें बात क्या हो रही है? अगर आप बात करते हैं, इट इज़ अ ब्रॉड बेस्ड अप्रोच इंक्लूडिंग पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक एंड कल्चरल कनेक्शन। The policy envisages deep mutual relation with the region including Turkmenistan, ठीक है। ये हमारी बात हो रही है कि हमने जो बात की थी कि हमें सेंट्रल एशिया पॉलिसी से कनेक्ट करना है, जो हमारी पॉलिसी है टू कनेक्ट विद सेंट्रल एशिया, इसमें के तहत तुर्कमेनिस्तान हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री बन जाती है, ठीक है। और स्पेशली बिकॉज वी हैव सच डिफिकल्ट नेबर्स, इट बिकम्स इवन मोर इम्पॉर्टेंट कि हमारा जो रिलेशन है वो सेंट्रल एशिया में कोई हमारे पास ऐसी लिंक हो जो कि हमारा फ्रेंडली कंट्री हो, जो हमारे फ्रेंडली नेबर हो, इन द सेंस इमीडिएट नेबर ना भी
से ही तो हमारा फ्रेंडली नेबर हो, ताकि हमारी जो कनेक्टिविटी है, जो डोर्स टू द वेस्ट हैं, वो हमारे खुले रहें। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें म्यूचुअल रिलेशंस की बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको मालूम है तुर्कमेनिस्तान अपने आप में नेचुरल रिसोर्सेज में बहुत रिच है। इंडिया के लिए वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम उन तक पहुँचा सकते हैं, राइट। तो दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि हमने इंसेक्ट की बात की है, जो कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है। ये इनकम्बस क्या करता है, शिप्स का करता है, रेल्स का करता है, रोड रूट का करता है। ठीक है, जो कनेक्ट करेगा किसको, इंडिया को रशिया से, सेंट्रल एशिया से और यूरोप से। और ये जाएगा कहाँ से, मतलब ये बहुत बड़ी, अगर आप बात करते हैं तो रेल रूट और आप रूट की बात करते हैं तो ये बहुत एम्बिशियस है। मतलब आप सोच लीजिए कि इसको इंडिया को किससे कनेक्ट कर रहा है, ये पूरे यूरोप से कनेक्ट करने की बात कर रहा है, रशिया से कनेक्ट करने की बात कर रहा है, सेंट्रल एशिया से करेगा। और ये निकलेगी कहाँ से, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि निकलेगी कहाँ से, ईरान से होकर गुजरना है इसको, तो तुर्कमेनिस्तान उसमें आएगा ही। ठीक है, तो इंडिया को अगर आप बात करते हैं तो शाबाहार पोर्ट को भी वो, जैसे मैंने कहा कि इंसेट में लाने की बात कर रहा है, क्योंकि वो अगर हो जाता है, अगर इस तरह से हो जाता है इंसेक्ट, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा इन टर्म्स ऑफ शिपिंग, या इन टर्म्स ऑफ जो हमें मालूम है कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ द शिपिंग। तापी मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि क्या है, बेसिकली तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया का प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट एम करता है 33 बिलियन, मतलब कितना ट्रांसपोर्ट करने की बात कर रहा है, 33 बिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ गैस फ्रॉम तुर्कमेनिस्तान की बात कर रहा है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये हो रही है, जो कि अफगानिस्तान जाएगा, अफगानिस्तान से पाकिस्तान आएगा और फाइनली इंडिया आएगा, जो कि प्रपोज कितना था, 1814 किलोमीटर की पाइपलाइन थी। ठीक है, इसको पीस पाइपलाइन बोला गया था, लेकिन अब प्रॉब्लम यही हो रही है कि विद अफगानिस्तान बीइंग यू नो अंडर तालिबान नाउ एंड पाकिस्तान में जिस तरह के पॉलिटिकल अपहीवल्स होते हैं और जिस तरह का हमारा रिलेशन पाकिस्तान के साथ है, ये जो है ये बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है, बहुत टेढ़ी खीर लग रहा है। लेकिन अगर ये हो जाता है तो ये बहुत फीजिबल होता, लेकिन अभी थोड़ा सा इसमें टैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ हैं। अब अशगाबाद एग्रीमेंट की जब हम बात करते हैं, अशगाबाद एग्रीमेंट जो है वो इंडिया ने ज्वाइन किया था 2018 में, जिसमें मतलब क्या था, इसको इस्टेब्लिश करना था इंटरनेशनल मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर, जो कि सेंट्रल एशिया और पर्शियन गल्फ से होगा। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको 3-4 चीज़ समझ में आ गई हैं जो हमने डिस्कशन की है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसमें हमने तुर्कमेनिस्तान के ऊपर, जो ऑलमोस्ट मतलब बहुत बड़ी ऐसी कंट्री नहीं है जिसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा डिस्कशन करें, लेकिन मेरे ख्याल से जितना इंपॉर्टेंट था हमने वो सारी चीज़ें कवर कर ली है मोटे मोटे तौर पे। ठीक है, अब मुझे लगता है कि ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। कोई ऐसी कहीं पर कोई डाउट लग रहा है, कोई चीज़ है जो समझ में नहीं आ रही है, कोई अगर शाबाहार पोर्ट के बारे में कुछ नहीं हो रही है, उसको मैंने कई बार एयरपोर्ट बोल दिया, वो एयरपोर्ट नहीं है, इग्नोर मारना। आजकल क्या है कि हम एयरपोर्ट की बात इतनी करते हैं ना, कि शिपिंग पोर्ट्स की तो हम बात करते ही नहीं है, तो दिमाग में वो एयरपोर्ट 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 आ जाता है। ठीक है, तो शाबाहार पोर्ट की बात करनी हो, या आपको एग्रीमेंट्स की बात करनी हो, या आपको जो बोलते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर्स की हो, या फिर तापी की हो, सबसे इंपॉर्टेंट तो तापी है ना, जिसके ऊपर डिस्कशन बहुत ज़्यादा पेंडिंग था, लंबित था, और प्रेसिडेंट की विजिट से एक तरह से उसको फिर से नई से आप कह सकते हैं कि एक नया सा रिवैम्प हो गया है। वो इन द सेंस रिवैम्प हो गया है, मतलब रिवैम्प तो नहीं बोल पाएंगे क्योंकि कुछ हुआ नहीं, उसका टेक्निकल प्रॉब्लम सभी भी हैं, लेकिन एटलीस्ट उसके ऊपर फिर से दोबारा चर्चा होने लगी है। ठीक है, तो ये बातें हो गई हैं। अब इंडिया तुर्कमेनिस्तान के रिलेशन क्लियर है, क्यों अपन डिस्कशन कर रहे हैं ये क्लियर है। तो अगर कोई चीज़ मिस की है तो क्या करना है, मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जाना है, magnetbrains.com, लॉगिन करोगे तो जितने भी हमारे प्रोग्राम्स चलते हैं, कौन से चलते हैं, K-12 चलता है, NTSC चलता है, ओलंपियाड चलता है, उसको खोलना, ओलंपियाड खोलोगे तो ये पेज ओपन हो गया, यहाँ पे जाना, इस पर क्लिक करोगे तो इस तरह के जितना भी वीडियो है वो सारे मिल जाएंगे, लिंक्स सारे मिल जाएंगे, पता है आपको, इसमें शॉर्टी नोट्स मिलेगा, उसमें आपको ऑप्शन मिल जाएगा, क्लिक करो, ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ना, जो देखना चाहते हो वो देखना, नेक्स्ट पे जाना है नेक्स्ट पे जा सकते हो, यू हैव योर ओन ऑप्शन। अब यूट्यूब पे अगर बात करोगे तो बिल्कुल सेम है। यूट्यूब पे आपको मालूम है कि आपको वैसे ही लिंक मिलती हैं जैसे कि हमारे चैनल पे मिल जाएगी आपको, उसमें रेगुलर अपडेट जो है आपको कहाँ पे मिल जाएंगे, FB पे और इंस्टा पे मिल जाएंगे, है ना। तो इस तरह की चीज़ें आपको मिल जाएंगी, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। और आपको कोई इससे रिलेटेड और कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ठीक है, सो ऑन दिस नोट आई एम साइनिंग ऑफ, यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड स्टडी वेल, थैंक यू सो मच।